नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। राजनीति में मुद्दों की तलाश हर राजनीतिक दल को रहती है और ख़ास तौर से अगर जब चुनाव आ रहा हो तो मुद्दों की तलाश थोड़ी तेज़ हो जाती है। आजकल वही हालत है कि 2024 के लोकसभा को देख के विपक्षी दल को ये लग रहा है कि कौन से मुद्दे होंगे जिनसे वो चुनाव मैदान में जाएगी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उसका भी अप्रत्यक्ष रूप से जो कारण है उसका वो राजनीति ही है, ताकि विपक्ष उनको एक नेता मान के और 2024 की लड़ाई में राहुल गांधी को के पीछे चल सके। लेकिन अभी तक वो स्थितियां साफ नहीं हैं और एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ थर्ड फ्रंट की भी राजनीति हो रही है। थर्ड फ्रंट की राजनीति में केसीआर एक बड़ा नाम है जो संगठित कर रहे हैं। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार होती थी, कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद के नाम पे तीन दल उभर के आते थे। एक तो कांग्रेस होती थी, दूसरी भाजपा होती थी और तीसरा एक मोर्चा बनता था। तो 1970 के बाद से ही तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हुई जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन इमरजेंसी ने सारे दलों को एक किया और वो फिर एक साथ लड़ाई लड़े। जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी का फिर विघटन हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद यानी 80 के बाद का जो समय राजनीति में आया उसमें तीन पक्षीय राजनीति शुरू हो गई और तीसरा मोर्चा हर बार चुनाव से पहले शेप लेने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो चुनाव के बाद ख़त्म हो जाता है। अभी तक की जो राजनीति रही है, तीसरे मोर्चे को बहुत सफलता नहीं मिली है। थोड़ी बहुत सफलताएं जो मिली वो 93 के बाद जब कांग्रेस में गांधी परिवार का दबाव कम हुआ, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से फिर तीसरे मोर्चे की थोड़ी संभावनाएं बनी और गुजराल देवगौड़ा जैसे जो नेता थे वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं सफ़र चल पाया, क्योंकि उसके बाद फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का ही एक तरीके से देखिए तो केंद्र की राजनीति में स्थान रहा है। 2014 तक जहां कांग्रेस ने सरकार चलाई, वहां 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। एक दौर था जब गैर कांग्रेस के नाम पे विपक्षी दल संगठित होते थे, तीसरा मोर्चा बनता था, और आज का दौर है जब आज गैर भाजपा के नाम पे लोग एकत्रित हो रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि एक मोर्चा ऐसा हो जो गैर भाजपावाद का हो और कांग्रेस से अलग हो। लेकिन दिक्कत यह है कि बिना कांग्रेस के किसी भी तीसरे मोर्चे की कल्पना की नहीं जा सकती और ना ही वो भारत की राजनीति में सफल हो सकता है। बहरहाल बात हो रही थी राजनीति के मुद्दों की, तो जो तीसरे मोर्चे के लोग हैं उनको भी ज़रूरत है कि कोई ऐसा मुद्दा मिले जिसके ज़रिए वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ा सके। आज के जो नेता हैं उनके पास शायद इतना जो विज़न नहीं है, इतनी जो लक्ष्य है उनको देखने का नहीं है, इसीलिए वो पुरानी जो उदाहरण हैं उनसे ही कुछ ना कुछ वो नया तलाशने की कोशिश करते हैं। मंडल की राजनीति एक बार फिर से देश में दोहराने की कोशिश की जा रही है। मंडल की राजनीति यानी पिछड़ी जातियों की राजनीति। पिछड़ी जातियों की राजनीति 80 के दशक में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हारते हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में सरकार बनाते हैं, उस दौर में आई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय राम मंदिर आंदोलन को लेकर सक्रिय थी और उसे लगता था कि राम मंदिर के जरिए हम सत्ता को हासिल कर सकते हैं। इसके जवाब में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और उसका ये व्यापक असर रहा कि पिछड़ी जातियों का एक समूह अलग हुआ और जिसने भारत की राजनीति को एक अलग दिशा देने का काम किया। लेकिन जो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सोच थी वो समग्र पिछड़ी जातियों को लेके थी। लेकिन जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उन जातियों को मिला, पिछड़ी जातियों में जो फॉरवर्ड थी, जो उन पिछड़ी जातियों में जो फॉरवर्ड जातियां थी यानी अगड़ी जातियां थी उनको मिला, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा यादवों के नाम रहा। उसके बाद थोड़ा बहुत जो लाभ मिला वो अलग अलग प्रदेशों में
कुर्मी बिरादरी को मिला और तीसरा छोटा सा हिस्सा जो है वो पटेल जातियों के पास आया। इसके बाद फिर मौर्य और दूसरी जातियां जो है किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पे अपना स्थान नहीं हासिल कर पाई। यादव जो सबसे प्रमुख जाति थी, उसने मंडल कमीशन का सबसे ज़्यादा लाभ उठाया और एक तरीके से देखें तो मंडल की जो अवधारणा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सोची थी कि पिछड़ी जातियों को एक करेंगे, पिछड़ी जातियों का आर्थिक सम्मान होगा, वो आगे बढ़ेंगी, उनको राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी मिलेगी, वो कुछ प्रमुख जातियों और उनसे भी नीचे आके कुछ प्रमुख परिवारों तक सीमित हो गई। उत्तर प्रदेश में जो परिवारवाद, मंडल की जो राजनीति का सबसे बड़ा हक जिस परिवार को मिला वो लालू प्रसाद यादव का परिवार था और उत्तर प्रदेश में वही काम मुलायम सिंह यादव के परिवार को मिला। यानी पिछड़ी जातियों का जो मंडल कमीशन का सबसे बड़ा जो लाभ था वो इन दो परिवारों को मिला। नीतीश कुमार उस किसी एक कड़ी में आते हैं, लेकिन वो जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे उसमें उनको बहुत कोई लाभ नहीं मिला। उनको कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ समीकरण बनाने पड़े, कई बार राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ समीकरण बनाने पड़े और इस तरीके से वो बिहार की राजनीति में रहे। अब आज जब 2024 की तरफ देश बढ़ रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, तो एक बार फिर से जो आज के नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हों या समाजवादी पार्टी के हों या दूसरी जो छोटी जातियां हैं उनके हों, तो उनका जो सोचना है कि अगर मंडल कमीशन की जो बातें थी एक बार फिर से उभर के आ जाएं, मंडल की जातियां एक बार एकजुट हो जाएं, तो जो धर्म आधारित पॉलिटिक्स है वो किनारे हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी 2024 में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाएगी जिसकी वो राह देख रही है। और इसी की वजह है जो रामचरितमानस को लेके जिस तरीके का अभद्र टिप्पणियाँ बिहार से शुरू हुई, फिर उत्तर प्रदेश में आई और उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी चंद्रशेखर ने जब इस मुद्दे को उठाया तो वहाँ के लोगों ने नीतीश कुमार से पूछा और नीतीश कुमार उस बात को टाल गए, जिससे लगता था कि नीतीश कुमार की मौन सहमति रही होगी। और ठीक वैसी ही स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रही। स्वामी प्रसाद मौर्य मुखर होकर रामचरितमानस की आलोचना कर रहे हैं, मानस की प्रतियां जलाने का भी काम हो रहा है और उसको अखिलेश यादव एक तरीके से मौन समर्थन दे रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा है उसका एक कारण यही है कि उसकी मौन समर्थन है कि अखिलेश यादव भी ये सोच रहे हैं कि मानस पे अभद्र टिप्पणी करके हिंदू समाज से जो पिछड़ी जातियां हैं उनको अलग किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उनकी बात सुन लीजिए। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, वहां समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। तो मंडल का जो दौर था वो 90 के दशक से लेके और आज 2024 एक तरीके से करीब 34-35 साल का सफ़र रहा और इस सफ़र में आधा जो 2014 तक है वो मंडल का प्रभाव और मंडल का जिक्र चलता रहा। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू जातियों को संगठित करने का काम किया, उसके बाद से वोट का एक पैटर्न बदला। यही बात है कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। हालांकि इस बात को लेके ना तो समाजवादी पार्टी खुश है और ना ही भारतीय जनता पार्टी में भी कोई ऐसी जो खुशी का माहौल हो कि उनको लग रहा हो कि ये कोई बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मुलायम सिंह यादव चूँकि उत्तर प्रदेश के एक
पिछड़े जाति के बहुत ही शक्तिशाली नेता के रूप में उनका उदय हुआ था और उनको पिछड़ी जातियों का एक ऐसा नेता माना जाता है कि जो व्यवहारिक रूप से हर राजनीतिक दल के साथ उनके गठबंधन बन जाते थे। वो व्यवहारिक राजनीति करते थे। जैसे लालू प्रसाद यादव थे तो लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति थी वो पूरी कांग्रेस के साथ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साथ नहीं दिया। मुलायम सिंह के साथ ये शुरू से रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच वो तालमेल बैठाते रहे हैं। जिन लोगों को याद नहीं होगा उनके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। 1989 में जब पहली बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, उस समय केंद्र में जनता दल की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे और लोक दल जिसमें मुलायम सिंह यादव आते थे और अजीत सिंह आते थे, उसका विलय जनता दल में हो चुका था। चुनाव में उत्तर प्रदेश में 208 सीटें जो है वो जनता दल को मिली थी और उस समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये कहा था कि मुलायम सिंह यादव डिप्टी सीएम होंगे और चौधरी चरण सिंह के जो बेटे चौधरी अजीत सिंह हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली में जब ये बात हुई तो मुलायम सिंह इस बात के लिए राजी हो गए, लेकिन जैसे ही वो लखनऊ लौटे वो अपनी बात से पलट गए और उन्होंने कहा कि विधानसभा में इसका परीक्षण हो जाएगा, जिसके साथ जितने विधायक ज़्यादा होंगे वही जो है मुख्यमंत्री बनेगा। रीज़न ये था कि जब लोक दल के प्रत्याशियों का टिकट बांटा जा रहा था तो मुलायम सिंह ने पहले से इस रणनीति को समझ लिया था और उन्होंने अपने ही प्रत्याशी, अपने ही जो समर्थक थे उनको टिकट ज़्यादा दिया था। लिहाजा वो जो 208 विधायक थे उनमें मुलायम सिंह यादव के समर्थकों की संख्या ज़्यादा थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह के कई जो वरिष्ठ मंत्री थे उस समय उन्होंने मुलायम सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह नहीं माने और शक्ति परीक्षण के लिए अड़े रहे। 208 विधायकों में लोकदल अजीत समर्थक भी तमाम लोग थे। लिहाजा ये लग रहा था कि शायद मुलायम सिंह भी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने उनको समर्थन देने की घोषणा तो नहीं की, लेकिन एक पीछे से उन्होंने एक ताकत दी। उस ताकत के बल पे ये लगा कि अगर लोग जनता दल विभाजित हो जाएगा, लिहाजा फिर ये मान लिया गया कि मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो उस दौर में भी जब पहली बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग था। उसके बाद परिस्थितियां बदलती हैं। भारतीय जनता मुलायम सिंह की सरकार गिरती है जब वो कार सेवकों पे गोली चलाते हैं और दोबारा कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बनती है। लेकिन 92 में फिर मस्जिद विध्वंस होता है और कल्याण सिंह की सरकार इस्तीफा देती है। दोबारा चुनाव होते हैं और फिर मुलायम सिंह और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिल के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहाँ भी मुलायम सिंह खेल कर गए। मुलायम सिंह धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर कर रहे थे और इस बात की भनक जब मायावती को लगी तो उन्होंने काशीराम पे दबाव डाल के और समर्थन वापस ले लिया। जब मायावती ने समर्थन वापस लिया उस समय मुलायम सिंह यादव के जो पार्टी के लोग थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने मायावती के साथ जिस तरीके का अभद्र व्यवहार किया वो इतिहास में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर कल्याण सिंह के साथ जब 2003 में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, तीसरी बार मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय भी कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके थे और लोकदल भी उनके साथ आ चुका था। तो लोकदल और कल्याण सिंह के साथ साथ दूसरे कुछ विधायकों के समर्थन से मुलायम सिंह यादव जो है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार और बहुमत के साथ 2012 में वो चुनाव जीत कर आते हैं, जहाँ पे फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि मुलायम सिंह का जो राजनीतिक कैरियर रहा है वो हमेशा ही जैसा अवसर होता था वैसे ही अपने दांव चलते थे और इसी दांव को कुछ लोग अवसरवाद कहते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि मुलायम का कुश्ती का दांव था, धोबी पछाड़ था।
जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसे मानस में ही तुलसीदास ने लिखा है कि जैसी जिसकी भावना रहती है उस हिसाब से देखता है। मुलायम सिंह के विरोधी जो लोग हैं वो उनको अवसरवादी नेता के रूप में मानते हैं, और जो मुलायम सिंह के समर्थक हैं वो कहते हैं कि मुलायम सिंह बहुत चतुर राजनीतिक थे और इस वजह से उन्होंने लंबे समय तक राजनीति की पिछड़ों का एक उभार किया। लेकिन इसी वजह से जो जब नरेंद्र मोदी के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे। 2022 का जब 2019 का चुनाव आ रहा था लोकसभा का, उसके पहले मुलायम सिंह ने लोकसभा में ही उनको बधाई दी थी और शुभकामनाएं दी थी कि आप जीत कर आइए, बहुत चर्चा में रहा। उसके पहले भी 2017 में जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का गठन हो रहा था, उस समय भी मुलायम सिंह यादव और जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बीच के संबंधों को देखा गया। मुलायम सिंह के परिवार में शादी होती है, नरेंद्र मोदी वहाँ पे भी जाते हैं। यही नहीं, जब मुलायम सिंह की मृत्यु होती है तो मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सारे लोग सैफई जाते हैं। लिहाजा ये देखा गया कि किस तरीके का एक जो सहयोग था समाजवादी पार्टी और मुलायम परिवार को लगातार भावनात्मक समर्थन भी देने की कोशिश की गई। इससे पता चलता है कि मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के बीच मधुर संबंध थे, और उस पे एक और मोहर लगी जब नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया। हालांकि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, खासतौर पे खुद मुलायम की बहू हैं डिम्पल यादव, उन्होंने मांग की कि नहीं, नेताजी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। लेकिन विरोधी ही ये सवाल उठा रहे हैं कि इसके पहले क्या कभी डिम्पल यादव ने या अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने उनको भारत रत्न देने की मांग उठाई है। तो बहरहाल हम जो बात कर रहे थे वो मंडल कमीशन की हो रही थी। मंडल की जो जातियां हैं उनको एकजुट करने की हो रही थी, और उसके बीच में मानस पे अभद्र टिप्पणियां करके, हिंदू धर्म का विरोध करके पिछड़ी जातियों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू जो धर्म है वो उनका विरोधी है और उनको हिंदू धर्म के साथ नहीं रहना चाहिए। अब ये फैसला खुद पिछड़ी जातियों को लेना है कि वो हिंदू धर्म के समर्थन में है, मानस के समर्थन में है, या जैसा उनके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव को जो पद्म विभूषण दिया गया उसका सम्मान करती है। उसके नेता हैं अशोक पांडे, उन्होंने समर्थन किया है। उनकी बातचीत सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनके सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित करने का जो फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं, और यह केंद्र सरकार का एक उदारतापूर्वक लिया गया उचित निर्णय है। मुलायम सिंह यादव जो इस उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए हैं, उसके लिए यह प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का यह उदारतापूर्वक लिया गया एक बहुत अच्छा निर्णय है। कैसे देखिए कि मंडल का उभार पिछड़ी जातियों के रूप में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ फिर भूल रहे हैं ये लोग कि मंडल का लाभ सिर्फ पिछड़ी में कुछ जातियों को मिला। उनमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मौर्य बिरादरी की बात करते हैं तो कभी भी उन्होंने अपनी बिरादरी का ख्याल नहीं रखा। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी बेटी को सांसद बनवाया और बेटे को विधायक बनवाना चाहते थे। खुद कभी मंत्री पद लेना चाहते हैं, कभी वो एमएलसी बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पिछड़ी जातियों का कितना भला किया, ये एक बार पिछड़ी जातियों को खुद सोचना पड़ेगा, और अगर वो ये सोचेंगी तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है। बिहार में जो जातीय जनगणना की बात हो रही है उसका भी यही हाल है। 25 सालों से नीतीश कुमार वहाँ पे बार बार कभी न कभी जो है वो राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे हैं। तमाम उनका लंबा समय मुख्यमंत्री के तौर पे गुजरा है। उनको कभी जातीय जनगणना की याद नहीं आई, लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं तो उनको भी जातीय जनगणना की याद आ रही है। उनको भी लग रहा है कि 2024 के चुनाव में हो सकता है कि वो खुद तीसरे मोर्चे के कैंडिडेट हों। हालांकि नीतीश कुमार
खुद को तीसरे मोर्चे का कोई कैंडिडेट नहीं मानते हैं, लेकिन भारत की राजनीति में तीसरे मोर्चे की हमेशा बातें तब उठने लगती हैं जब लोकसभा के चुनाव आते हैं। एक बार फिर तीसरे मोर्चे की बात हो रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के जा रहे हैं। उनके जो समर्थक लोग हैं वो मान रहे हैं कि अखिलेश यादव का ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक है और देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बहरहाल ये समय है। 2014 के पहले भी लोग यही कहते थे कि मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। उस समय ये माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लिहाजा कोई ऐसा नेता सामने लाया जाएगा जो सबको एकजुट होके चल सके। भारतीय जनता पार्टी में एक नेता हैं जिन्होंने खुलेआम पे कहा है कि उनके हथेली में प्रधानमंत्री बनने की रेखा है और आज भी वो इस कयास में है कि शायद ये मौका उनके हाथ लग जाए। तो देखना ये है कि 2024 का नतीजा क्या होता है और ये जो धर्म की राजनीति का मुकाबला करने के लिए मंडल की राजनीति लाई जा रही है उसका वोटर के मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा। आपके अपने जो विचार हों वो भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।